हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन क्लासेस। नैन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का लाइव प्रीमियर सेशन आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लाइव प्रीमियर सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन क्लासेस। नैन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनोद शर्मा और इस वीडियो में, इस लाइव सेशन में, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन क्लासेस। नैन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी लोग फटाफट इस लाइव प्रीमियर सेशन से जुड़ जाइए, क्योंकि आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी हाँ बिल्कुल, इंग्लिश ग्रामर का एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ये टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर में जितने भी टॉपिक है उसमें से अगर सबसे डिफिकल्ट माने जाने वाला अगर कोई टॉपिक है तो प्रीपोजिशन है। और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। अगर हम अच्छे से पढ़े तो प्रीपोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लगा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। फटाफट आप लोग लाइव सेशन से जुड़ जाइए, आप लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। तो प्रीपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर हम बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल या पैरामेडिकल डेंटल की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन से मिलना ही मिलना है, जो कि फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं या एरर, स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको एरर फाइंड आउट करना होता है, स्पॉटिंग एरर। या फिर या फिर आपको ये प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस है, ये फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में मिलेंगे। ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में मिलने के चांसेस है, ठीक है, जिसमें खाली स्थान को भरना है, आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, वहां से करेक्ट प्रीपोजिशन को पिक करके ब्लैंक को आपको फिल करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। तो देखो, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन हम कहते किसको है। प्रीपोजिशंस आर दोज वर्ड्स which are generally used before a noun or a pronoun। तो प्रीपोजिशंस हम वैसे वर्ड्स को कहते हैं जो आमतौर पे उसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, मतलब किसी भी सेंटेंस में वो आता कहाँ पर है। तो किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशंस आमतौर पे किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। भाई क्यों आता है, प्रीपोजिशंस का काम क्या होता है। तो प्रीपोजिशन का काम होता है रिलेशन दिखाना, टू शो सम रिलेशन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का काम होता है नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स मौजूद है, अदर वर्ड्स के साथ वो संबंध बताने का काम करता है, रिलेशन बताने का काम करता है। और भाई रिलेशन किस टर्म्स में बताता है, मतलब रिलेशन किस तरह का रिलेशन। तो ये प्लेस से रिलेटेड रिलेशन बताता है, टाइम से रिलेटेड रिलेशन बताएगा, डायरेक्शन से रिलेटेड, एजेंसी से रिलेटेड, रीजन से रिलेटेड एंड एटसेट्रा। तो ये कुल मिला के प्रीपोजिशन का काम क्या होता है। प्रीपोजिशन का काम होता है रिलेशन बताना। क्या करना, रिलेशन बताना, राइट। तो प्रीपोजिशन का अगर हम रिलेशन के टर्म्स में बात करें तो अलग अलग कैटेगरी हो जाएंगे। कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस, कुछ ऐसे सेट ऑफ प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे जो प्लेस के लिए यूज करते हैं हम, कुछ टाइम के लिए यूज करते हैं, कुछ डायरेक्शन बताने के लिए, कुछ एजेंसी। एजेंसी का मतलब क्या होता है कि काम कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, ठीक है, इसी को हम एजेंसी बोलते हैं। कारण बताने वाले भी प्रीपोजिशंस होते हैं। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन आज के सेशन में हम स्पेशली प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ने वाले हैं। मतलब वैसे प्रीपोजिशंस को हम कवर करेंगे जो कि प्लेस से रिलेटेड होगा, प्लेस के टर्म्स में रिलेशन शो करेगा। तो देखिए, आई होप कि आप ये यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, और यहीं से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि हम कैसे अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रीपोजिशन को यूज करते समय आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम रिलेशन, ठीक है भाई, सबसे देखो 2 बातें याद रखना है। सबसे पहला कि रिलेशन किसके किसके बीच हो रहा है, मतलब क्या ए का रिलेशन बी से हो रहा है, ठीक है। और दूसरा बात हमें क्या याद रखना है कि रिलेशन किस टर्म्स में हो रहा है, किस स्थिति में हो रहा है, ठीक है। मतलब जैसे अगर यहाँ पिक्चर देख करके अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर हम 2 चीज देख रहे हैं। एक तो बॉल है यहाँ पर, और एक क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है। एक बॉल है और एक बॉक्स है। तो हम ये अलग अलग पिक्चर में देखें तो बॉल और बॉक्स की स्थिति अलग अलग है। अगर हम पिक्चर 1 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बॉल है ना, ये बॉल कहाँ पर है, ये बॉल है इस बॉक्स के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि ये बॉल जो है, ये गेंद है
ये किस स्थान पे है, तो ये बॉक्स के अंदर है। तो ये प्लेस की बात करें तो प्लेस में इसका पोजीशन स्थिति क्या हुआ कि अंदर है। तो कोई भी हम अंदर के लिए क्या करते हैं, इन का यूज करते हैं, राइट। अच्छा, यहां पर अगर हम सेकंड पिक्चर को देखें तो यहां पर अगर हम बॉल को देखें तो बॉल क्या है, बॉल जो है बॉक्स के ऊपर है। तो हम रिलेशन बता रहे हैं बॉल का रिलेशन किससे, बॉक्स से, लेकिन कहां पर है, उसके ऊपर है। तो हम सरफेस बताने के लिए अगर वर्टिकली किसी के ऊपर अगर रखा हुआ है, ठीक है, जहां पर हम सरफेस बताते हैं जो टचिंग प्रोसेस में, जहां पर कुछ सम कांटेक्ट भी हो, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हो, तो हम ऑन लगाते हैं। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि अलग अलग यहाँ पर पोजीशंस है, ठीक है, अलग अलग प्लेस बता रहा है। तो जैसे देखो सिंपल से एक एग्जांपल हम अगर लिखते हैं, जैसे अगर हमने लिखा द कैट इज अंडर अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। और अगर यहां पर हम बात करें तो ध्यान देना कि यहां पर कैट है ना, कैट का रिलेशन, कैट का संबंध किससे है, टेबल से, या फिर हम कह सकते हैं कि टेबल का रिलेशन हम किससे शो कर रहे हैं, कैट से शो कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में हम रिलेशन बताने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, प्रीपोजिशन अंडर का यूज कर रहे हैं। अब एक बात मुझे बताओ, अंडर जो वर्ड है ना, ये प्रीपोजिशन जो है ये किसके पहले आया, ये नाउन के पहले आया। देखो टेबल क्या है बाबू, टेबल यहाँ पर नाउन है, तो प्रीपोजिशन जनरली नाउन के पहले आता है। और क्यों आता है, उस नाउन का या जो भी प्रोनाउन के पहले आएगा, नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, तो उस नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन जरूर होगा। तो देखो इस टेबल का रिलेशन किससे, कैट से है। तो यहां पर ध्यान देना कि इस टेबल का कैट से रिलेशन बताने के लिए हमने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया, अंडर का यूज किया। तो इसी तरीके से प्रीपोजिशंस किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड्स मौजूद रहते हैं उसका रिलेशन, मतलब उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन हम उससे बताते हैं। तो ये तो हो गया रिलेशन की बात, लेकिन हम किस टर्म्स में रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो अंडर क्या किया, अंडर प्लेस हो गया, क्या क्या, एक स्थान हो गया, एक प्लेस हो गया। बात समझ में आ रही है। जैसे देखो यहां पर एक एग्जांपल हम और लिखते हैं, जैसे आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक फॉर यू। अब यहां ध्यान देना, यहां पर प्रीपोजिशन आपको दिखाई दिया, देखो प्रीपोजिशन क्या है, फोर है। और यू क्या है, यू यहां पर नाउन नहीं बल्कि प्रोनाउन है। यू क्या है, प्रोनाउन है। तो ध्यान देना कि इस प्रोनाउन के पहले एक प्रीपोजिशन आया और इसका संबंध हम किससे बता रहे हैं, बुक से बता रहे हैं। यानी हमारे पास जो कुछ भी है वो किसके लिए है, तुम्हारे लिए है। तो यहां पर हमने क्या किया, संबंध बताया। तो ये भी क्या किया, एक रिलेशन बताने का काम किया। किसके पहले आया, प्रोनाउन के पहले आया। तो नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आता है। बात समझ में आ रही, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो प्रीपोजिशन हमने क्या बताया कि हम अलग अलग कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे प्रीपोजिशन को। तो इस वीडियो में हम खास करके आज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ने वाले। जो हमारा पहला कैटेगरी है प्रीपोजिशन का वो क्या है, प्लेस है। यानी प्लेस से रिलेटेड जितने भी प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है, जितने भी प्रीपोजिशंस हैं हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह साफ हो जाएगा कैसे हमें डिफरेंट प्रीपोजिशन का यूज करना है। सिंपल सी बात है। देखो यहां पर हम इन, देखो इन, इन कब लगा रहे हैं हम, इन हम तब लगाते हैं जब कोई चीज किसी के अंदर होता है, मतलब वो चार ओर से घिरा हुआ होता है, कम से कम तीन साइड से भी घिरा हुआ हो, तब हम इन लगाते हैं। यहां देखो हम ऑन कब लगाते हैं, जब किसी सरफेस की हम बात कर रहे हैं और सरफेस में किसी वस्तु का उसमें कांटेक्ट हो, वो टच हो उसमें, ठीक है, तो हम ऑन लगाते हैं। जैसे द बॉल इज ऑन द बॉक्स। अंडर हम कब लगाते हैं, जब कोई चीज नीचे होता है और उसके ऊपर कोई चीज उसके ऊपर शेड बना रहा होता है। जैसे हमने क्या बोला कि द कैट इज अंडर द टेबल, तो ये देखो टेबल है। अब यहाँ पर देखो ये कैट है, यहाँ पर देखो ये कैट है। अब ये कैट जो है ये कहाँ पर है, ये कैट जो है, ये कैट टेबल के अंडर है। तो कोई भी चीज जो नीचे हो लेकिन ऊपर, उसके ऊपर कुछ वस्तु हो जो वहां से हम रिलेशन बता रहे हैं, उसके ऊपर वो शेड का काम कर रहा हो, तो ऐसे स्थिति में हम अंडर लगाते हैं, राइट। अगर कोई चीज ठीक किसी चीज के बगल में हो तो हम नेक्स्ट टू लगाते हैं। जैसे कि द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स, या फिर कह सकते हैं द बॉक्स इज नेक्स्ट टू द बॉल। तो किसी के ठीक अगले स्थान या ठीक पिछले स्थान पे उसके बगल में हो तो हम नेक्स्ट टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। उसके बाद देखो बिहाइंड, अगर कोई भी चीज किसी वस्तु के पीछे, उसका पोजीशन क्या है, उसके पीछे है, तो हम बिहाइंड लगाते हैं।
बिहाइंड का मतलब क्या होता है? के पीछे। अगर कोई भी चीज किसी चीज के ठीक सामने हो तो हम क्या करते हैं? इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं। अगर कोई भी चीज अगर दो चीजों के बीच बीच में हो तो हम क्या करते हैं? बिटवीन लगाते हैं। तो देखो इस पिक्चर को मैंने इसलिए शामिल किया ताकि ये जो प्रीपोजिशंस है, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस है, इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, तो यहाँ पर हम ये अभी और कुछ प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस की बात करते हैं। ये तीन प्रीपोजिशन बहुत ही कंफ्यूज करते हैं जहां तक प्लेस की सवाल है। तो सबसे पहले देखो एट। एट का यूज हम कब करते हैं? कोई जगह अगर तुलना में छोटा हो, मतलब छोटा सा प्लेस हो, तो हम एट लगाते हैं। छोटा प्लेस बोलने का मतलब हम कोई स्पेसिफिक लोकेशन बताने का काम करते हैं। या फिर फिजिकल प्रेजेंस, यानी किसी चीज की, किसी व्यक्ति की वहां पर उसकी शारीरिक मौजूदगी हो, वहां पर वो प्रेजेंट हो, तो उस लोकेशन बताने के लिए हम एट लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहें, यहाँ लिख सकते हैं द मैन द मैन इज द मैन इज एट द डोर। द मैन इज एट द डोर मतलब कोई आदमी है जो दरवाजे के पास है। अब एट द डोर के दरवाजा के, देखो ये दरवाजा है, राइट? ये क्या है? ये दरवाजा है, ठीक है। अब दरवाजे के पास कोई व्यक्ति खड़ा है, दरवाजे के पास कोई व्यक्ति खड़ा है, तो कितना जगह ले रहा होगा? थोड़ा सा एक जगह ले रहा होगा, ठीक है, छोटा सा जगह ले रहा होगा, यानी उस लोकेशन को हम डिनोट कर रहे हैं। द मैन इज एट द डोर, राइट? हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि दरवाजे के पास इसका फिजिकल प्रेजेंस है, तो फिजिकल प्रेजेंस बताने के लिए भी हम एट लगाते हैं, ठीक है। स्मॉल प्लेसेस के लिए भी हम क्या करते हैं? अगर कोई भी ऐसा जगह जो उस जगह का नाम दिया रहे बट वो जगह वास्तव में छोटा जगह हो, कोई बहुत बड़ा फेमस सिटी या शहर या कंट्री का नाम ना हो, छोटा मोटा जगह हो, जैसे हम कह सकते हैं ही लिव्स ही लिव्स इन ही लिव्स इन कोई छोटा सा जगह का नाम हम लिख लेते हैं। जैसे लिखते हैं ही लिव्स, सॉरी ईट नहीं, यहाँ पर हम लोगों को इन नहीं लगाना है क्योंकि छोटे प्लेस का बात कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन के जगह पे एट लगाएंगे, कोई छोटा सा जगह का बात कर रहे हैं। ही लिव्स एट रामपुर। अब हमने लिख दिया रामपुर। अब रामपुर कोई छोटा सा जगह का नाम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एट का प्रयोग करते हैं। इन की बात करें तो इन का प्रयोग हम कब करते हैं? जब किसी कंपैरिजन में अगर कोई एरिया लार्ज हो, बड़ा प्लेस हो, तो हम इन लगाते हैं। अब ये बड़ा प्लेस में कंट्री का भी नाम आ जाएगा, देखो इस बड़ा प्लेस में कोई कंट्री का भी नाम आ सकता है, ठीक है। जैसे वी लिव इन इंडिया, है ना? कुछ कंट्री के नाम आ जाए, उसके बाद स्टेट का नाम आ जाए, है ना? उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाए। तो इस तरीके से बड़े बड़े प्लेस का नाम आ जाए तो हम क्या करते हैं? इन लगाते हैं। और इनक्लोजर बताने के लिए भी हम इन लगाते हैं। इनक्लोजर का मतलब क्या हुआ? इनक्लोजर का मतलब हुआ जो किसी चीज के अंदर हो, तीन साइड से या चार साइड से घिरा हो। जैसे हम लोग कमरे में हैं, वी वी आर इन वी आर इन द रूम वी आर इन द रूम। तो रूम में हम लोग क्या है? घिरे हुए हैं कि नहीं है? हम लोग रूम में बंद है कि नहीं है? मतलब दीवार है चारों ओर से, तो ये क्या? इनक्लोजर है। बात समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान देना, इनटू हम कब लगाते हैं? इन और इनटू में बस फर्क यही है, इन का मतलब होता है कोई चीज जो पहले से अंदर हो, ऑलरेडी इनसाइड। ऑलरेडी ऑलरेडी इनसाइड, कोई भी चीज जो पहले से ही अंदर हो, ठीक है। जैसे हमने अभी एग्जांपल क्या लिखा? वी आर इन द रूम वी आर इन द रूम, राइट? लेकिन देखो इनटू हम कब लगाते हैं? इनटू हम चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ प्लेस के लगाते हैं। मतलब फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो बाहर हो और बाहर से वो अंदर की ओर चले आए, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तब हम इनटू लगाते हैं। अब जैसे देखो, ही केम इनटू द रूम ही केम इनटू द रूम मतलब कि वो पहले से रूम में नहीं था, वो पहले क्या था? बाहर में था, और बाहर से जब वो अंदर आया तो हम क्या किए? यहाँ पर प्रीपोजिशन इनटू लगा रहे हैं। क्लियर है? चलिए, अब कुछ और यहाँ पर प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इनके भी यूजेस होते हैं और इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। देखो बिटवीन का यूज हम कब करते हैं? बिटवीन का वैसे मतलब क्या होता है? बिटवीन का मतलब होता है के बीच। बिटवीन का मतलब होता है के बीच, है ना? तब बिटवीन का प्रयोग हम करते हैं के बीच का सेंस में, लेकिन के बीच का सेंस में कब? जब हम दो व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हैं, जब दो लोगों के बीच, दो चीजों के बीच हो, ठीक है। जब दो चीजों के बीच हो तो हम बिटवीन लगाते हैं। जैसे देयर इज फ्रेंडशिप, मतलब दोस्ती है, देयर इज फ्रेंडशिप
बिटवीन राम एंड श्याम। तो देखो राम एक व्यक्ति और श्याम एक व्यक्ति, तो दो दो चीजों के बीच, दो व्यक्ति के बीच हो गया। तो दो चीजों या दो व्यक्ति के बीच के हम क्या करते हैं, बिटवीन लगाते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, राम एंड श्याम। देखो देर इज फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम। तो यहां पर इस कारण से हम क्या कर रहे हैं, इस कारण से यहां पर हम बिटवीन का प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखिए, अगर हम बात करें यहां पर हम इसके बारे में अगर बात करें तो ध्यान देना है आपको। देखो अगर हम among की बात करें तो among का मतलब भी होता है के बीच। देखो इसका मतलब भी वही है जो बिटवीन का मीनिंग है। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो among का मतलब भी होता है के बीच। क्या होता है, अभी मैं बात किसका कर रहा हूं, among का। तो among का मतलब भी होता है के बीच, लेकिन के बीच ये दो के लिए नहीं बल्कि दो प्लस दो से अधिक के लिए। जब दो से अधिक के लिए बात हो तो के बीच के मीनिंग के लिए हम क्या करते हैं, बिटवीन नहीं लगाते हैं बल्कि क्या करते हैं, among लगाते हैं। क्या लगाते हैं, among लगाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहां ध्यान देना, जैसे द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग द थ्री ब्रदर्स। तो देखो तीन, दो की बात नहीं हो रही है, दो से अधिक की बात हो रही है। तो इसलिए यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर अमंग लगाया जा रहा है। मतलब यहां पर दो से अधिक है तो दो से अधिक के बीच के लिए जब हमारा मीनिंग होता है के बीच और दो से अधिक होता है तो हम क्या करते हैं, अमंग लगाते हैं। बात आपको समझ में आ रही है। देखो अबव, अबव या ओवर का मतलब लगभग एक जैसा होता है। ठीक है, अबव या ओवर का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, के ऊपर। ठीक है, के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा यूजेस में डिफरेंस है बाबू, ध्यान दीजिएगा। हम अबव कब लगाते हैं, जब कोई लेबल हो। देखो कोई लेबल हो, कोई एक दायरा बना हो। ठीक है, कोई एक दायरा बना हो और उस दायरा से उस लेबल, देखो ये नीचे से हम ऊपर की ओर है, अभी तक हम इस दायरा को पार नहीं किए। लेकिन अगर इस दायरे को हम पार कर देते हैं, नीचे से ऊपर की ओर कोई एक लेवल को पार कर देते हैं, तो वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं, के ऊपर के मीनिंग के लिए हम क्या करते हैं, अबव लगाते हैं। कब, जब कोई लेवल को वो पार कर दे। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है, एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि द प्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। देखो क्लाउड्स एक क्या है, क्लाउड्स एक दायरा है और उस दायरे को पार करके प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यहां पर लगाएंगे, द प्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। बात समझ में आ रही है। अगर वहीं पर हम ओवर की बात करें तो ओवर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए अगर कोई चीज आपके ऊपर हो और आप नीचे हो, लेकिन आप उस लेवल को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, उस ऊपर वाले लेवल को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, आप उसके नीचे ही हैं और नीचे से आप ऊपर की ओर रिलेशन बना रहे हैं, लेकिन उस चीज से, जो कुछ भी आपके ऊपर है ना, उस चीज से आपका कांटेक्ट नहीं हो, संबंध तो है लेकिन कांटेक्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ओवर लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, द फैन इज मूविंग, द फैन इज, देखो फैन इज मूविंग ओवर माई हेड। तो देखो यहां पर क्या ना कि पंखा, पंखा की बात हो रही है, पंखा घूम रहा है। तो भाई पंखा घूम रहा है तो पंखा ऊपर में सीलिंग में, देखो ऊपर में सीलिंग में पंखा है, सीलिंग में पंखा है। अब ये पंखा के नीचे में आप है भाई, ये पंखा के नीचे आप है, तो क्या इस पंखा और आपके सर के ऊपर कोई कांटेक्ट है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई संबंध नहीं है, मतलब डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन रिलेशन तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, है ना। लेकिन क्या आप इस पंखा, देखो सीलिंग है या फिर पंखा ही एक लेवल मान लीजिए, क्या आप उस लेवल को पार कर रहे हैं, नहीं पार कर रहे, उसके नीचे ही है और आप नीचे से ऊपर की ओर रिलेशन बता रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, ओवर लगाते हैं। बात यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, अगर क्लियर है तो फटाफट आप चैट बॉक्स में या कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। ओके चलिए, तो देखते हैं अगले प्रीपोजिशन। अगला प्रीपोजिशन हमारा क्या है, देखो अगला प्रीपोजिशन, देखो यहाँ पर क्या है, अगला है थ्रू। थ्रू का मतलब क्या होता है, देखो थ्रू का मीनिंग मैं यहाँ पर बताता हूँ। थ्रू का मतलब होता है से होकर, थ्रू का मतलब होता है से होकर, मतलब से होकर या से गुजर कर, से गुजर कर। बात समझ में आ रही है। अब जैसे देखो ये एक पाइप है, ठीक है, और इस पाइप के अंदर हो करके उसके और बाहर निकल रहे हैं, तो इसी के सेंस में हम क्या करते हैं, थ्रू लगाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है जैसे द ट्रेन पास्ड थ्रू अ लॉन्ग टनल। तो ट्रेन गुजरी, ट्रेन पास हुई भाई कहाँ से, एक लॉन्ग टनल, एक लंबे टनल से होकर के। तो से होकर के सेंस में हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन थ्रू लगाते हैं। अगला देखो क्या है, अगेंस्ट। अगेंस्ट का क्या क्या मीनिंग होता है पहले वो जान लेते हैं। अगेंस्ट का क्या क्या मीनिंग होता है पहले हम वो जान लेते हैं। अगेंस्ट का तो एक मतलब होता है
की और झुका हुआ, की और झुका हुआ, या फिर की और सटा हुआ, सटा हुआ। ठीक है। और अगेंस्ट का एक और मतलब क्या होता है, के खिलाफ, के विरुद्ध या के खिलाफ। ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा मीनिंग क्या निकल रहा है। मीनिंग निकल रहा है कि द बॉय इज लीनिंग, लीन का मतलब होता है झुकना, होता है किसी एक और। द बॉय इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, तो दीवार की ओर झुका हुआ है वो लड़का, दीवार की ओर सटा हुआ, उधर झुका हुआ और दीवार की ओर सटा हुआ है, तो अगेंस्ट लगा रहा है। देखो ये कुछ इस तरह से, थोड़ा सा मैं इसका पिक्चर बना देता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए। अब जैसे देखो ये दीवार है, राइट, ये क्या है, ये दीवार है। अब यहां पर एक लड़का है, अब ये क्या है, ये इधर झुका हुआ है, ये लड़का इधर झुका हुआ, दीवार की ओर अपना हाथ रख करके झुका हुआ, इससे क्या सटा हुआ है। तो अगर साइड वाइज में अगर आप सटते हैं किसी और झुकते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन अगेंस्ट लगाते हैं। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हम के विरुद्ध, जैसे द पुलिस हैव टेकन एक्शन, द पुलिस हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट हिम, पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन लिया, द पुलिस हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट हिम। तो यहाँ अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ, के खिलाफ, के विरुद्ध, राइट। चलिए, तो एक आखिरी प्रीपोजिशन बच रहा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में, ये है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, अक्रॉस का मतलब होता है के पार। क्या होता है, के पार, मतलब एक साइड से, मतलब इस साइड से उस साइड की ओर, मतलब किसी चीज को क्रॉस कर जाना। अक्रॉस, देखो उसमें क्रॉस लगा, मतलब उसको क्रॉस कर जाना। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है ही स्वैम, स्वैम का मतलब तैरना, ये स्विम का पास्ट फॉर्म है। ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, तो वो नदी को, मतलब वो पहले क्या था, अगर एग्जाम्पल को ठीक से समझा जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि देखो ये नदी है, ये नदी है, और पहले वो नदी की इस तरफ था, ठीक है। अब वो नदी को तैर करके नदी के इस पार से उस पार चला गया, नदी के इस पार से उस पार चला गया, मतलब वो तैर करके नदी के इस पार से उस पार चला गया, तो इसलिए क्या हो गया, ही स्वैम अक्रॉस द रिवर। ये है हमारे, ये थे हमारे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, मतलब प्लेस बताने वाले प्रीपोजिशंस क्या क्या होते हैं। आई होप कि इस वीडियो से प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस का कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा कुछ और नहीं आने वाला है। प्रीपोजिशंस तो ऐसे जितना पढ़ो उतना ही कम है, अगर आप ज़्यादा डेप्थ में पढ़ोगे, ज़्यादा हाई लेवल में पढ़ोगे, तो आप मेरा स्पेशल कोर्स ज्वाइन कर लेना पॉलिटेक्निक के अलावे। अगर आप इससे हाई, अगर आप फ्यूचर में अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो, एसएससी बैंक है ना, एसएससी बैंक या रेलवे में तो अभी इंग्लिश नहीं, बट आने वाले समय में रेलवे में भी इंग्लिश पूछा जाएगा जब सीईटी लागू हो जाएगा तो, ठीक है। तो हाई लेवल का पढ़ना है तो आप और डेप्थ में जा सकते हो, बट अगर हम पैरामेडिकल की बात करें, जो भी आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें इतना काफी है, इतना से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, इतना कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिया। फटाफट आप प्रीपोजिशन से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लगा लोगे, एक भी गलती नहीं होगा। लेकिन प्रीपोजिशन अभी खत्म नहीं हुआ बाबू, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि प्रीपोजिशन अलग अलग कैटेगरी में है। तो ये प्लेस वाले सारे प्रीपोजिशन हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, टाइम बताने वाले प्रीपोजिशंस कौन कौन से और कैसे हमें कब, कहाँ और कैसे यूज करना है। अच्छा, जब ये लाइव सेशन चलता है, लाइव प्रीमियर चलता है, तो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर पॉलिटेक्निक में तो इंग्लिश नहीं होता है, तो हम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का लाइव सेशन क्यों ला रहे हैं। अरे बाबू ध्यान देना, एंट्रांस का एग्जाम में इंग्लिश नहीं होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन अगर बिहार पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल की बात करें, ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल, एक ही बात को कितना बार बोले, पारा मेडिकल और पारा मेडिकल डेंटल, अगर नहीं पता है तो ठीक से सिलेबस देख लेना, ठीक है। यहाँ पर पैरामेडिकल में आपका इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ पर डेंटल में, पैरामेडिकल डेंटल में 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो कौन कहता है कि पॉलिटेक्निक में इंग्लिश का क्वेश्चंस नहीं आता, हाँ सभी एंट्रांस एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन स्पेशल अगर देखा जाए बिहार पॉलिटेक्निक, इवन दिल्ली पॉलिटेक्निक में भी, दिल्ली पॉलिटेक्निक में भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जिस स्टेट के पॉलिटेक्निक एग्जाम में, एंट्रांस एग्जाम में इंग्लिश के नहीं आते, तो समझ लो बाबू तुम लोग बहुत लकी आदमी हो, ठीक है।
लेकिन लकी आदमी इस मायने में नहीं है। तुमको क्या लगता है कि हम एंट्रांस एग्जाम निकालनी है तो आगे हमें इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा? आगे चल करके सेमेस्टर में एक पेपर होगा कम्युनिकेशन स्किल। क्या होगा? कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल का जो पेपर है वो क्यों दिया जाता है, जरा मुझे बताना। आपके आपके सेमेस्टर में क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप लोग अल्टीमेटली इंजीनियर बनने वाले हो, और इंजीनियर का इंग्लिश ही ना रहे तो किस काम का इंजीनियर? कोई काम का आपका ये पॉलिटेक्निक में रहेगा। सारा सारा के सारा धरा के धरा जाएगा, कहीं पर कोई प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा ना हो तो। इसलिए सुधर जाओ, अभी से ही इंग्लिश पे भी ध्यान देना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, प्रीपोजिशन का ही नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन एक बात ध्यान रहे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बाद हम क्या करेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ेंगे, और इसी तरीके से प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ रीजन। अभी प्रीपोजिशन के जितने भी कैटेगरी है या जितने भी ग्रामर के वीडियोस बचे हुए हैं, ध्यान रखना सारा के सारा वीडियोस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट चाहते हो सीखने के लिए, पूरा इंग्लिश आप 100% सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ आप कोर्स से ज्वाइन कर लो। नैन क्लासेस का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो गूगल प्ले स्टोर से और कोर्स को ज्वाइन करो। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए भी भरे हैं तो फटाफट अभी के अभी ज्वाइन करो, ताकि आधा अधूरा तैयारी आपका ना हो, तैयारी आपका कंप्लीट हो। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड इट्स अ गुड बाय।